नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा कि हर एक देश, वो चाहे भारत ही नहीं, हर एक देश अपने यहाँ पर कोई ना कोई पॉलिसी बनाता रहता है। वो ज़रूरी नहीं कि हेल्थ सेक्टर में ही हो, वो एजुकेशन सेक्टर में हो सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकती है कि नहीं, पावर सेक्टर में हो सकती है। तो इसी प्रकार भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसियाँ बनाएगी। पहली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी वो थी आपके 1983, दूसरी है आपके NHP 2002 और जो अभी जो लेटेस्ट या जो मैं कहूँ करंट में जो चल रही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो टोटल कितनी पॉलिसियाँ होगी अब तक आपके? पहली होगी 1983, फिर 2002 और फिर लास्ट है आपके अभी 2017। तो कुल मिला के अब तक भारत में जो पॉलिसियाँ बनी है वो तीन ही है कि नहीं? पहली होगी आपके NHP 1983, 2002 एंड 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाते क्यों है? पॉलिसियाँ बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपने जो मान लीजिए जो हेल्थ सेक्टर में आप ग्रोथ करना चाहते हो, है कि नहीं, हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में नहीं, आप किसी भी सेक्टर में ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई नीति तो बनानी, फ्रेमवर्क तो बनाना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आपने उठा कि चलो भाई हमें हेल्थ सेक्टर को आगे लेके जाना है और वो मतलब कि दिन दूनी रात चौगुनी वो ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है। तो हेल्थ पॉलिसी के अंदर यही करा गया कि एक फ्रेमवर्क, एक खाका तैयार किया गया और उस फ्रेमवर्क के तहत ही आगे काम किया गया, है ना। तो यही काम होता है आपके पॉलिसियाँ बनाने का। मेन उद्देश्य क्या होता है? आप एक कच्चा मतलब कि एक फ्रेमवर्क बनाते हो और उस फ्रेमवर्क के तहत ही आप उसको काम आगे अप्लाई करते हो, है कि नहीं। अब अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के इंट्रोडक्शन की। जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। इंट्रोडक्शन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी is formulated and accepted by center government in September 2002। तो पहली इंफॉर्मेशन में आपको ये दे दूं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 थी वो आपके कब बनी थी? सितंबर 2002 के अंदर, है कि नहीं। और सेंटर ने इसको अप्रूव भी कब किया था? 2002 के अंदर इसको सेंटर ने अप्रूव कर दिया था। नेक्स्ट, provide primary health services to population of India। तो ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी? प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो भारत के आम से आम जनता तक पहुंच जाए। इसलिए क्यों बनाई गई थी ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी? इसलिए भी बनाई गई थी ताकि ये प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1983 के अंदर अपन ने एक गोल रखा, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, है कि नहीं। तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 उसमें क्या गया था कि सन 2000 तक हमको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जनता तक पहुंचा सके। तो उसके लिए क्या करा गया? सबसे पहले पॉलिसी बनाई गई, है कि नहीं। लेकिन वो गोल अचीव नहीं हुए, है कि नहीं। 2000 तक भी अपन लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचा सके। तो और अपन ने उस जो 1983 की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट करे, है ना, उसमें संशोधन किए और फिर नई पॉलिसी बनाई 2002 और उसमें भी यही कहा गया कि प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
provide information and latest understanding about the achievement and shortfalls of NHP 1983। एक इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो 1983 के अंदर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंदर जो शॉर्टफॉल मीन्स कमियां, वो जो कमियां रह गई थी वो किस में सुधारनी थी अपन को 2002 के अंदर, है ना। तो इसलिए भी ये नई पॉलिसी लागू की। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, है कि नहीं। कैसे इंफॉर्मेशन कैसे कर लोगे, जो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स होते हैं आपके, डाटा हो गए आपके, है ना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, और जो नई जो तकनीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप यहाँ पे तकनीक से लीजिए, है ना, वो तकनीक अप्लाई करके अचीवमेंट प्राप्त करना, है कि नहीं। आपके जो गोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे जाए, है कि नहीं। तो NHP 2002 के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अचीवमेंट एंड शॉर्टफॉल ऑफ NHP 1983। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। NHP 2002 के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे। यानी कि किन किन क्षेत्र में काम करना था, ऑब्जेक्टिव यानी किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से काम करना था। ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव था इसमें डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय establishing new infrastructure in deficient area। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, डिसेंट्रलाइज पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय एस्टेब्लिश न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिफिशिएंट एरिया। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 5 PSC है या एक ही या आप ऐसे चलिए कि एक PSC है कि नहीं, एक PSC है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन है वो 1 लाख या 30,000 से ज़्यादा है नहीं। एक PSC कितने पे काम करती है आपके, 30,000 40,000 जो भी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है एक PSC। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे पॉपुलेशन 30,000 से ज़्यादा होगी तो क्या करोगे, वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, विकेंद्रीकरण, यानी कि वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा PSC खोली जाए, है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए CSC है, अगर CSC में वर्क लोड आ रहा तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा CSC खोली जाए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करना है। डेफिशिएंट एरिया यानी जहाँ पे कमी है या तो वहाँ पे खोलिए, डेफिशिएंट एरिया का जहाँ पे जिन चीज़ों की कमी है वहाँ पे उस, चाहे वो PSC हो CSC हो सब सेंटर हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खोली जाए, जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो, है ना। ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये। फिर बात करते हैं अपन दूसरा, अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। दूसरा पॉइंट है अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर in the existing institution। तो
एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मान लीजिए जहां पर भाई कमी है पीएससी सीएससी की, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुलवाए। अगर ये मान लीजिए आपके उसमें नहीं हो रहा, बजट की आपके पास में कमी है, तो क्या करोगे? अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। जो आपके पास में पहले से जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करिए। वहाँ पे अगर मान लीजिए सीएससी के अंदर आपके पास में डायग्नोस्टिक की सुविधा नहीं तो वो डायग्नोस्टिक की करवाइए, एक्सरे की सुविधा नहीं तो एक्सरे, है ना, जांच की वो जो भी है उसको आप अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया होगी, है ना। तो दूसरा ऑब्जेक्ट यही था कि अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। जो पहले से आपके पास में इंस्टीट्यूशन है उनको और ज़्यादा आप अपग्रेड कीजिए। तीसरा पॉइंट, तीसरे पे बात करते हैं अपन, इंक्रीजिंग इन पब्लिक spending for health care, increasing in public spending for health care। इन वन वर्ड मैं आपसे बात करूं तो बजट को बढ़ाना है यहाँ पे, है कि नहीं। हेल्थ स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में कैसे आपको बजट बढ़ाना है कि नहीं। तो एनएचपी 2002 के अंदर जो बजट रखा गया था वो क्या था? बजट का मतलब कि कितना परसेंट करना था उसको? 2.0% करना था। लेकिन वो उस टाइम पे था कितना, बजट का कितना परसेंट खर्च कर रहे थे अपन हेल्थ के ऊपर? 0.9%। यानी कि इसमें ये इस पॉइंट में यही कह रहे हैं ये कि जो आपका जो हेल्थ के ऊपर जो आपका बजट में जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो 0.9 से बढ़ाकर आपको कितना लाना है उसको 2% तक करिए, है ना। ये बात है इसमें साधारण सी। आप अपने हेल्थ का बजट है वो बढ़ाइए, हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको और ज़्यादा मजबूत करिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन, enhanced contribution of private and NGO sector in healthcare डिलीवरी। यानी कि आपको करना क्या है इसमें, आपको अपना पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको तो चलाते ही रहना है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको तो चलाते ही रहना है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में और अपने हेल्थ ये जो स्वास्थ्य सुविधा है उनको और अपग्रेड करना, तो उसके लिए क्या करोगे आप? प्राइवेट हॉस्पिटल उनके साथ में आप अलाइनमेंट करिए, एनजीओ जो उनके साथ में अलाइनमेंट उनके साथ मिलकर और मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और अपग्रेड करिए, है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपको एक वो बैठा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। उनकी बिल्डिंग आपको यूज़ मिले, उनकी बिल्डिंग आपको यूज़ में, उनका जो मैन पावर है आप वो सीधा यूज़ में ले सकते हो, है कि नहीं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको उनके साथ में अलाइनमेंट करना है कि नहीं। वो चाहे बजट अब उनको ग्रांट दीजिए आप, है कि नहीं, उनको ग्रांट दीजिए, उनको मतलब कि सब्सिडी दीजिए आप उनको, एनजीओज़ को। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अगला पॉइंट पे बात करते हैं अपन। अगला पॉइंट है अगला और लास्ट है convergence of all health program, convergence of all health program under single फील्ड अम्ब्रेला। इसके तहत क्या करना था? इसके तहत यह है
कि जो आपने जितने भी आपके जो मतलब कि जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनको आप एक में जोड़िए, है कि नहीं। जितने भी जो आपके अलग अलग, चाहे वो एड्स से रिलेटेड हो, टीबी से रिलेटेड हो, जो वो चाहे हाइजीनिक से रिलेटेड हो, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर हो, इम्यूनाइजेशन हो, उनको आप सिंगल विंडो करिए, आप उनको एक छत्र के नीचे लाइए, है ना, ताकि लोगों को अलग अलग ना जाना पड़े। उन सारी सुविधाओं को आप एक हेल्थ ऐसा करिए कि एक स्कीम ऐसी लाइए कि वो सारे का सारा जो मतलब कि जो हेल्थ प्रोग्राम हो उसके अंदर आ जाए, है कि नहीं, उसके अंदर समाहित हो जाए और लोगों को अलग अलग ना जाना पड़े, है ना। जो केयर करने के लिए, केयर लेने के लिए, हेल्थ जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो लेने के लिए आपको अलग अलग ना जाना पड़े, इसके लिए आपको एक ऐसा हेल्थ प्रोग्राम बनाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, इसके ऑब्जेक्टिव, मुख्य ऑब्जेक्टिव थे जो अपन ने बात करी 5। अब अपन बात करते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए जो इन्होंने रखे कि हमें इन क्षेत्र में काम करना है। अब इन्होंने कुछ गोल रखे और वो उन्होंने गोल अचीव भी करे NHP 2002 के अंदर। वो गोल कौन कौन से थे? तीसरा पॉइंट है गोल्स वर टू बी achieved by 2000 to 2015। वो कौन कौन से गोल थे NHP 2002 के अंदर जो हमने अचीव कर लिए, है ना, जो अपन ने अचीव कर लिए। तो पहला था इराडिकेशन उन्मूलन, इराडिकेशन पोलियो एंड याज हम सभी जानते हैं कि भारत आज पोलियो मुक्त हो चुका है। तो किसके तहत हुआ? वो NHP 2002 के तहत ही हुआ। उसमें अपन ने गोल रखा कि हमें भारत में हर एक बच्चे को 2 बूंद जो मतलब कि पोलियो की खुराक होती है वो पिलानी है। उसके तहत अपन ने गोल रखा और वो हमने सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया। उस इम्प्लीमेंट करने से ही क्या हुआ, आज भारत है वो पोलियो मुक्त हो गया। कब? 2005 के अंदर, है ना। तो ये था एक याज। ये याज भी एक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं विसरल लिस्मेनियासिस। इसका वैसे तो ये इसको याज कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं विसरल लिस्मेनिया, है ना। ये प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है ये। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि एलिमिनेट काला आजार। ये भी अपन ने गोल रखा था, इसको भी अपन ने एलिमिनेट कर दिया। काला आजार जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, एलिमिनेट काला आजार। कब? 2010 के अंदर भारत है वो इससे फ्री हो गया था। ये गोल भी अपन ने अचीव कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस, एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस 2015 में ये भी अपन मुक्त हो चुके हैं, जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस से जो डिजीज थी उससे। ऐसे अपन बात करें तो कई सारे गोल थे, जैसे कि रिड्यूस मोर्टेलिटी बाय 50% ऑन अकाउंट ऑफ टीबी, यानी कि टीबी से मरने वालों की संख्या में 50% तक अपन ने कमी की है। और अगर बात करूं जैसे कि मलेरिया हो गया या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गई या वाटर बॉर्न डिजीज हो गई, उनसे भी जो मरने वाली जो दर थी, डेथ रेट थी, उनमें अपन ने 50% तक गिरावट कर ली है कि नहीं। और बात करूं तो रिड्यूस प्रिविलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस 0.5% 2010 के अंदर। फिर बात करूं अगर मैं IMR और MMR, उसमें भी अपन ने काफ़ी मतलब कि गिरावट ला दी है। IMR के अंदर ये देखिए 30/1000, है ना, 30/1000। लेकिन आज भी मतलब कि ये है। एंड MMR कितनी? 100 पर लाख। तो ये अपन ने गोल रखा कितना? IMR कितना गोल रखा?
30 प्रति ये हज़ार और MMR कितना 100 प्रति लाख पे। ऐसी बात करूं इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, हमने उसमें भी मतलब कि अच्छी मतलब कि बढ़त हासिल की है। लोगों का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। लोग आजकल, पहले तो क्या था कि मतलब कि पब्लिक ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें इलाज कराते थे, लेकिन इस जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा कि नहीं, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छा इलाज होता है। आगे मैं बात करूं इस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सर्विलांस, जो सर्विलांस के मामले में भी अच्छा काम किया है। एंड इंक्रीजिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एज ए % ऑफ GDP फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 0.9 to 2.0%। इस पॉइंट में बताया मैंने, जैसे कि आप जो हेल्थ का जो बजट है वो भी बढ़ाया है, वो भी इंक्रीज हुआ है। पहले क्या था 0.9% था, वो अभी कितना हो गया, अभी है 1.15%। अपन GDP का कितना परसेंट अभी हेल्थ पे ये खर्च कर रहे हैं, 1.15%, है ना। लेकिन इसको भी क्या है 2025 तक, 2017 जो वाली जो NHP थी मैंने उसमें बताया था कि इसका कितना गोल रखा गया है 2025 तक इसको कितना करना है 2.5%। अभी अपन बजट का 1.15% है वो हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन गोल क्या है अभी वाली 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, वो क्या है 2.5%। तो अभी भी ये दूर की कौड़ी है इतना लाना अभी, है ना। तो इसमें भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन NHP 2000 के अंदर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, 0.9 से 1.15% हो गया, क्योंकि पहले कितना था 0.9% था NHP 2002 जब लागू नहीं, लेकिन इसको बढ़ा के अपन ने कितना कर लिया है 1.15%। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इंक्रीज शेयर ऑफ सेंट्रल ग्रांट, ये सेंट्रल ग्रांट टू कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग। तो ये कुछ गोल थे जो अपन ने 2002 की जो NHP थी उसके तहत अपन ने अचीव कर लिए हैं, है कि नहीं। अब अपन बात करते हैं इसमें NHP 2002 और नर्सिंग प्रोफेशन, क्योंकि अपन तो नर्सिंग के बंदे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो अपन ने नर्सिंग के फील्ड में क्या क्या मतलब कि वो बातें रखी गई, वो सुधार के लिए बोला गया, वो अब बात करते हैं अपन नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या सुधार किए गए NHP 2002 के अंदर। पहला है इसमें एंश्योर बेटर नर्स पेशेंट एंड नर्स डॉक्टर रेशियो इन हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हेल्थ केयर एजेंसीज। यानी कि आपको सबसे पहले ये श्योर करना है कि जो नर्स और डॉक्टर का जो रेशियो है वो वहाँ पे सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा हो नर्सेज कम हो, या नर्सेज ज़्यादा हो डॉक्टर कम हो, वो रेशियो गड़बड़ाएगा तो फिर अच्छी से अच्छी आप हेल्थ केयर मतलब की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं दे पाओगे। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की कमी है तो वहाँ पे क्या अच्छा इलाज होगा, नहीं होगा। OPD वहाँ सही ढंग से नहीं होगी। और अगर मान लीजिए उसी हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए वहीं नर्सेज की अगर कमी है तो भी वहाँ पे दिक्कत रहेगी, क्योंकि अगर नर्सेज नहीं रहेगी तो वो जो IPD के अंदर है वो आप कैसे केयर करोगे। तो ये जो नर्सेज डॉक्टर का रेशियो और पेशेंट का, अगर मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर एक नर्सेज कितना 5 या 6 को ट्रीट कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे 20 बंदे IPD के अंदर हो तो कैसे होगा। तो वो इलाज देना थोड़ा उसके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है, एंश्योर बेटर nurse patient and nurse doctor ratio in hospital and private हेल्थ केयर एजेंसीज। तो
पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको मतलब कि सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ भी मतलब कि जो पोस्टिंग हो तो वहाँ पे जो नर्स डॉक्टर का चाहे रेशियो, चाहे वो नर्स पेशेंट का रेशियो वो सही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ज़्यादा है, नर्सेज कम है, डॉक्टर कम है, या डॉक्टर ज़्यादा। वैसे तो हो ही नहीं सकता कि अपने यहाँ इंडिया के अंदर डॉक्टर ज़्यादा हो या नर्सेज ज़्यादा हो, बहुत कमी है अभी भी। अब अपन बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इसका, इम्प्रूविंग द स्किल लेवल ऑफ नर्सेज। improving the skill level of nurses। कुल मिला के उनकी अच्छे ट्रेनिंग हो उनकी, ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे पाए, है ना, लोगों के प्रति इलाज के दौरान, है कि नहीं। अगर उनको अच्छी मतलब कि नॉलेज नहीं है तो वो क्या ट्रीटमेंट सही ढंग से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे वो। तो उनके जो स्किल लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। वो चाहे स्किल लेवल ये नहीं कि सिर्फ ट्रीटमेंट में, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। लोगों से अगर आप संवाद आप सही ढंग से नहीं कर पाए, उनका IPR इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता है पेशेंट का और जो नर्स का है वो अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। जरूरी नहीं आप कईयों को क्या होता है कि हाँ इलाज तो वो अच्छा कर लेते हैं लेकिन उन्हें वो बात करने की तमीज़ नहीं होगी तो वो कैसे कर पाए। IPR मेंटेन थोड़ी हो उसी पेशेंट का और उस जो नर्स का होता है जो, है ना। तो स्किल लेवल अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आगे बात करूं मैं, एडिंग सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग for treating care, aiding super specialty training for nurses for treating care, है ना। उनको और अच्छी से अच्छी मतलब सुपर स्पेशलिटी, अगर वो अच्छे से अच्छा काम करें तो उनको आगे भी मतलब कि जो नर्सिंग से संबंधित जो मतलब कि जो स्किल होते हैं वो बढ़ाने के लिए उनको सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंक्रीजिंग the placement of nurses at PSC, increasing the placement of nurses at प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। अगर मान लीजिए संख्या में कमी होगी तो वो क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अच्छा इलाज दे पाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे उनकी जो संख्या में वो वहाँ पे जो जितनी रिक्वायर हो कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। चलो आप संख्या से ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इस पॉइंट का कहने का मतलब कि भाई ज़्यादा जितनी जो रिक्वायरमेंट है जो मैन पावर की वो तो आप वहाँ पे लगाइए, है ना। ये है। अब अपन बात करते हैं टू ओपन, नेक्स्ट पॉइंट है टू open more post graduate courses for nurses। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट जो ग्रेजुएशन होते हैं वो उनकी जो डिग्री कंप्लीट करवाएं, है ना, वो होने चाहिए उनके लिए। वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कॉलेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुले, जिससे कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन ना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें नर्सिंग के फील्ड में। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो नर्सिंग के फील्ड में उठाए गए थे NSP 2002 के अंदर। और भी है इसके अंदर, जैसे कि इंक्रीजिंग फंडिंग फॉर नर्सिंग
नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज है ना, जो नर्सिंग एजुकेशन, जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उनका जो फंड है वो और बढ़ाया जाए, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उनको सुविधाएं मिले, अच्छी से अच्छी नर्सेज को सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जो नर्सिंग फील्ड है वो और ज़्यादा ग्रोथ करे, है कि नहीं। फिर है अमेंडेड INC एक्ट विद मोर पावर इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, यानी कि जो INC के अंदर जो अमेंडमेंट के लिए जो INC एक्ट है वो जल्दी से जल्दी उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करके उसको और ज़्यादा पावरफुल या और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, जिसके तहत जो नर्सेज के जो अधिकार होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो संरक्षित किया जा सके उनके अधिकारों को, है कि नहीं। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, कुछ एक बिंदु थे जिन पे जो नर्सेज से रिलेटेड थे और NHB 2002 के अंदर कंसिडर किए गए थे। मेरे ख्याल से ये जो मेरे 4-5 पॉइंट बताएं आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।